मेरे बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने क्लास 11th की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 समुच्चय यानी सेट्स में वेन डायग्राम सीखा और वहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि ऑपरेशंस ऑन सेट समुच्चय पर संक्रियाएं क्या होती हैं। ये हल्का फुल्का बताया गया था। आज ऑपरेशंस ऑन सेट का हम डिटेल बताने वाले हैं आपको। हमने बताया था कि ऑपरेशन ऑन सेट 3 होते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट समुच्चय पर संक्रियाएं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स को समझने के पहले हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स में, अंगणित में संख्याओं पर मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने सीखा, गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी इसको कहते हैं गणितीय संख्या। इस चीज को हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया है। जो बच्चे आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे पिछले लेक्चर पे जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। गणितीय संक्रियाएं क्या हैं? प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन, धन, ऋण, गुणा और भाग। हिसाब से आप संख्याओं पर इन ऑपरेशन का इस्तेमाल करके नई संख्याओं को प्राप्त करते हो। जैसे कोई संख्या 2 और 3 ले लिया जाए तो 2 + 3 = 5 आ गया। इस संक्रिया जब प्लस ऑपरेशन का प्रयोग कर लिया, जब नेगेटिव ऑपरेशन का प्रयोग करेंगे तब भी एक नई संख्या प्राप्त होगी। जैसे 3 - 2 = 1 के, 2 - 3 = -1 के। ऐसे ही जब इस संक्रिया यानी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का इस्तेमाल करेंगे तो 2 × 3 = 6 आ जाएगा। ऐसे ही जब डिवीजन का यानी भाग संक्रिया का प्रयोग करेंगे तो 2 / 3 = 2/3। 3 को 2 से भाग करोगे तो 3/2 आ जाएगा, दैट इज 1.5 आ जाएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये 4 हैं। इनके प्रयोग से आप नई नई संख्या प्राप्त करते हो जब उन संख्याओं पर इसका प्रयोग करते हो। ऐसे ही जो सेट्स आपने पढ़ा है, सेट ए, सेट बी, तमाम सेट पढ़े हैं आपने, उन सेट्स पर भी कुछ ऑपरेशन लगाने से एक नया सेट प्राप्त होता है जिसके हम कहते हैं कि ऑपरेशंस ऑन सेट। वो 3 हैं। जैसे यहाँ पर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ऐसे ही ऑपरेशंस ऑन सेट कितने हैं? देयर आर 3 टाइप्स। नंबर वन यूनियन ऑफ 2 सेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ 2 सेट्स। यूनियन ऑफ यानी 2 समुच्चयों का क्या कहते हैं हिंदी में? संघ। 2 समुच्चयों का संघ ही को कहते हैं, सम्मिलन भी कहते हैं। 2 हिंदी इसकी यूज होती है, आमतौर पर संघी का प्रयोग होता है। लेकिन चूंकि मैथमेटिक्स में हिंदी वर्ड कम यूज होते हैं इसलिए इसके लिए एक टर्म है, एक वर्ड है, यूनियन कहते हैं। यूनियन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स यूनियन ऑफ समुच्चयों का संघ। दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सार्वनिष्ठ, सार्वनिष्ठ।
या इसी को कहते हैं प्रतिच्छेद भी कहते हैं इसी को। इंटरसेक्शन ऑफ तीसरा है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स इंग्लिश में कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये 3 ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस जिसे कहते हैं, या संघ, सर्वनिष्ठ, प्रच्छेद, अंतर। इन तीनों ऑपरेशन के इस्तेमाल करने से नया नया सेट प्राप्त होता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम मिला तो फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है यूनियन ऑफ सेट लेते हैं, समुच्चयों का संघ, इसको बताते हैं आपको। समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यदि 2 समुच्चय और भी लिए जाएं तो दोनों समुच्चय का संघ या सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें ए और बी के अवयव होते हैं। बस शर्त ये होती है कि ए और बी के जो अवयव कॉमन होते हैं उन्हें सिर्फ एक बार लिखा जाता है। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं, इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हों, यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हों तो ए तथा बी का संघ, तो ए तथा बी का संघ या सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें ए तथा बी के अवयव होते हैं, जिसमें ए तथा बी के अवयव होते हैं, ए तथा बी के अवयव मीन्स एलिमेंट होते हैं, जबकि कॉमन एलिमेंट्स यानी इसको कहते हैं उभयनिष्ठ अवयव एक बार लिखे जाते हैं, एक बार लिखे जाते हैं। इसी चीज को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या यदि ए तथा बी 2 समुच्चय हो तो ए तथा बी का संघ एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अवयव या तो ए में है या बी में है या दोनों में है। ए तथा बी का समुच्चय, ए तथा बी का संघ या सम्मिलन एक ऐसा समुच्चय है, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें या तो ए के अवयव हैं
या बी के अवयव हैं या दोनों के अवयव, दोनों के अवयव हैं। ये तो हो गई डिफिनीशन। अब यूनियन का सिंबल क्या है? हमने कहा ए और बी दो सेट हमने लिया है, तो ए और बी का यूनियन का सिंबल जो है, इसका संकेत है यूनियन का संकेत, यूनियन यानी संघ का संकेत, ये निशान यू होता है। ऐसे पढ़ते हैं यूनियन, UNION, संघ या यूनियन या सम्मिलन, इसी को क्या कहेंगे? सम्मिलन कहेंगे। अब बात दो सेट की हो रही है, तो ऐसे लिखेंगे, अगर दो सेट ए और बी हों तो ए यूनियन बी ऐसे लिखा जाएगा, ए यूनियन बी। पढ़ा क्या जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा ए तथा बी का संघ या ए यूनियन बी। पढ़ेंगे ए यूनियन बी। हिंदी पढ़ेंगे ए तथा बी का संघ या सम्मिलन, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें। इसको सिंबल सांकेतिक रूप में क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। ये फार्मूला आपके याद होना चाहिए। अगर इसके अंदर अगर हम मान लें कि कोई एलिमेंट एक्स बिलोंग कर रहा है, तो हो जाएगा यदि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो इम्प्लाइज दैट, स्पष्ट है कि यदि x belongs to A union B, तो implies and implied by x belongs to A या x belongs to B। ऐसे ही अगर हम does not belong कर रहे हैं, अगर कह रहे हैं A union B में कोई बिलोंग नहीं कर रहा है, तो लिखेंगे x does not belongs to A union B implies and implied by x does not belong to A या x does not belong to B। ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन, हो गई परिभाषा, हो गई समझों कथन। लेकिन परिभाषा से अभी आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से यूनियन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा तब तक जो है बातें क्लियर नहीं होंगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, दो सेट लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3। दूसरा सेट हमने लिया बी इज इक्वल टू 4 5 6। हमने क्या डेफिनेशन बताया है कि यदि दो सेट का यूनियन निकालना है, तो उस सेट में जो अवयव होंगे वो ए में भी होंगे, बी के भी होंगे, बस शर्त है कि जो कॉमन अवयव होंगे, उभयनिष्ठ अवयव होंगे, वो सिर्फ एक बार लिखे जाएंगे। अब अगर कॉमन नहीं है तो तब भी लिख लिए जाएंगे। अब देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 है, ए में, बी में 4 5 6 है, यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसमें यूनियन में सेट ए के भी एलिमेंट रहेंगे, सेट बी के भी एलिमेंट रहेंगे। बस शर्त है कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन को हम दो बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, ए इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to
3 4 5। आप यहाँ पर देख रहे हो सेट ए के अंदर 3 है और सेट बी के अंदर भी 3 है। मीन्स कि दोनों सेट के अंदर, दोनों समुच्चय के अंदर अवयव 3 जो है उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी दोनों सेट के एलिमेंट लिख लेंगे। आइए देखते हैं। ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक। एग्जाम्पल तीसरा लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ले लिया। अब देखो यहाँ पर देख रहे हो ए के सारे एलिमेंट भी मौजूद हैं, यानी 1 2 3 कॉमन है, तो कॉमन को एक बार लिखा जाएगा, बाकी एलिमेंट दोनों के लिख लिए जाएंगे। देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 इसमें, इसको लिख लिया, इसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे, दोबारा लिखेंगे नहीं। बस इसमें 4 5 और है तो 4 5 यहाँ बढ़ा लेंगे, 4 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हो कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का उपसमुच्चय है। इससे फार्मूला निकला कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी के। आप देख रहे हो ये बी ही बराबर आ रहा है, दिस इज इक्वल टू बी। यहाँ पर एक बात करिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। एक फार्मूला यहाँ पर आ गया, बात आ गई याद तो लिख दिया गया, यहाँ वैसे इसकी जरूरत नहीं। अगला एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो हमने 2 सेट कर लिया। अगर 3 सेट हो तो 3 सेट के लिए हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, तो सबसे पहले हम तीसरे सेट के लिए कोई डिफिनीशन आपको दे दे रहे हैं कि यदि ए बी के अलावा कई सेट दिए हों और उनका यूनियन निकालना हो तो उसके लिए क्या तरीका है। तो यहाँ पर लिख देंगे यदि 2 या 2 से अधिक, यदि 2 से अधिक समुच्चय A1 कामा A2 डॉट 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 A1 AN हूं तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा? तो इनका यूनियन हो जाएगा, लिखेंगे A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 AN इज इक्वल टू यूनियन आई फ्रॉम 1 to n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। आई फ्रॉम 1 to n ऐसे लिख दिया, इक्वल टू ऐसे भी सकते हो x सच दैट x बिलोंग्स टू ai और i इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू n। ये तो हम इसके बाद इस चीज को आप लिखोगे कि अगर 2 से ज्यादा सेट हो तो उनका यूनियन निकालने की क्या तरीका बस वही है, चाहे 2 सेट हो, चाहे 10 सेट हो, चाहे 100 सेट हो, जो कॉमन एलिमेंट है उसे सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। तो अब इस पर चूंकि यहाँ पर हमने 2 सेट की बात की थी, अब यहाँ पर 2 से ज्यादा सेट की बात हो गई। अब इसी पर हम 2 से ज्यादा सेट के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ले रहे हैं हम 2 3 4 5 एंड सी इज इक्वल टू 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हमने बताया कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे वो भी उतार लिए जाएंगे। तो क्या हो जाएगा
1 2 3 यहाँ पर है, 2 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से एग्जाम्पल के जरिए आपने, उम्मीद करता हूँ कि यूनियन को आपने यानी सम्मिलन को समझ लिया होगा। अब इसके बाद इसी चीज को हम जो है किससे करेंगे, अब वेन डायग्राम से आपको समझाएंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं इसको मिटाने वाला हूं और उसके बाद इसी चीज को हम वेन डायग्राम से आपको बताएंगे। वेन डायग्राम से बता रहे हो, तो यही पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बाय वेन डायग्राम, यानी हम लिख सकते हैं यूनियन को यानी क्या कहते हैं, संघ आवलिक सम्मिलन को वेन आरेख द्वारा निरूपण, यानी यूनियन को वेन डायग्राम से कैसे निरूपित किया जाए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन, इंग्लिश हो जाएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से कैसे इसको निरूपित किया जाए, इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, उसको हम वेन डायग्राम से आपको दिखाते हैं। ए यूनियन बी, आप देख रहे हो, हमने बताया है कि वेन डायग्राम यानी वेन आरेख में यूनिवर्सल सेट को आयत के द्वारा और जो उसका उपसमुच्चय होते हैं उसको सर्किल द्वारा निरूपित करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है ए यूनियन बी, ए इक्वल टू 1 2 3 है और बी इक्वल टू 4 5 6 है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो हमारा यूनिवर्सल सेट दिया नहीं हुआ है, लेकिन हम आयत बनाएंगे, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अंदर दो सेट हैं, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 4 5 6। तो आप देखिए दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। ये हो गया ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और दूसरा हो गया ये हो गया सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, ए यूनियन बी इक्वल टू हो गया 1, ए छायांकित भाग, छायांकित भाग। तो क्या करेंगे, इसको हम शेड कर देंगे। देखिए शेडेड कर देंगे। शेडेड पोर्शन क्या कहेंगे, शेडेड छायांकित भाग यानी शेडेड पोर्शन। जो शेडेड पोर्शन है वही हमारा ए यूनियन बी। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा वाला है, दूसरा सेट है ए इक्वल टू 1 2 3 है, बी इक्वल टू 3 4 5 है। आप देख रहे हो वहां पर 3 जो है दोनों में कॉमन है। तो देखिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी इक्वल टू ए के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3, सर्किल बनाएंगे। वन टू थ्री। डी के अंदर कौन से एलिमेंट है 3 4 5, इसका मतलब 3 एलिमेंट कॉमन है।
तो सर्किल हमारा जो है ऐसे बनेगा, क्योंकि दो बार नहीं लिखेंगे, मैंने बताया आपको, एक ही बार एलिमेंट लिखा जाएगा। अगर सर्किल अलग बना देंगे तब तो फिर ऐसे फिगर बन जाएगा। तो हमारा हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, इसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। तो आप देख रहे हो 1 2 3 सेट ए में हो गए और 3 4 5 जो है सेट बी में हो गए। और 3 जो है कॉमन है, दोनों उसके साझेदार हैं, 3 पर दोनों लोगों का अधिकार है, कॉमन है। तो अब शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ये यूनियन बी। शेडेड पोर्शन, ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया, छायांकित भाग, छायांकित भाग। ये हमारा एग्जांपल नंबर 2 को हमने वेन डायग्राम से इसको निरूपित कर दिया। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया एग्जांपल नंबर हमारा 2। एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, यहाँ भी ए यूनियन बी निकालना है। क्या है, ए के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 3, बी के अंदर क्या है 1 2 3 4 5। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट भी मौजूद हैं, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब सर्किल ए जो होगा सर्किल बी के अंदर होगा। तो हम पहले सर्किल बी बनाएंगे, सर्किल बी बन गया, इसके अंदर सर्किल ए आ गया। ए के अंदर कौन एलिमेंट है 1 2 3, और बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 बी के लिए भी काम करेगा, 4 और 5। अब ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा सारे एलिमेंट उसके अंदर आ जाएंगे। ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। तो हो जाएगा शेडेड पोर्शन, छायांकित भाग। ए यूनियन बी इक्वल टू छायांकित भाग। आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, सेट बी है, यहाँ पर ये तो सेट ए है ना भाई, अंदर है। यहाँ पर देख रहे हो ए जो सबसेट ऑफ बी। जब ए जो सबसेट ऑफ बी होगा तो ए जो है बी के अंदर रहेगा, और जब बी जो सबसेट ऑफ होगा तो बी जो है ए के अंदर रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है। चौथा एग्जांपल है, 3 सेट वहां पर हैं, तो 3 सर्किल बनेंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा हम इसको बड़ा बना रहे हैं यूनिवर्सल सेट को, ताकि 3 सर्किल खींचने में हमको आसानी हो। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब आप देख रहे हो इसके अंदर 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर 3 है, यानी तीनों सेट के अंदर 3 कॉमन है। तो हम ऐसा सर्किल बनाएंगे, like this। ये हो गया हमारा सेट ए, सेट बी, और ये हो गया सेट सी। ए के अंदर, ए और बी के अंदर क्या कॉमन है, ए और बी के अंदर कॉमन है 1 2 3, नहीं सॉरी, चौथा एग्जाम्पल। ए और बी के अंदर 2 3 कॉमन है, तो 2 3 ए और बी के अंदर देखिए ए वाला पोर्शन है। तो ये हो गया यहाँ पर 2, यहाँ पर हो गया 3, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। और 1 2 3 सेट ए के अंदर है, तो 1 2 3 हमारा सर्किल ए में आ गया। सर्किल बी में क्या है 2 3 4 5, तो सर्किल बी में हमारा ऑलरेडी 2 3 है, 4 5 और बढ़ा लेंगे यहाँ पर। सर्किल बी के वो हमने यहाँ पर जो है इंडिकेट कर दिए, यहाँ पर प्रदर्शित कर दिए, लिख दिए। सर सी के अंदर 3 4 5 6 हैं, तो आप देख रहे हो सी के अंदर ऑलरेडी 3 है ही है। अब 4 कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है कि यहाँ लिखना है, इसका थोड़ा ध्यान देना है।
4 जो है, चूंकि 3 4 बी में भी है और सी में भी है, इसलिए 4 यहां ना लिख करके 4 हम यहां लिखेंगे। और ये भी देखना आपको, बी में 3 4 5 है, सी में भी 3 4 5 है, तो इसके अंदर 5 भी लिखेंगे, यहीं पर हम 5 भी लिखेंगे। अब 6 कहाँ है? 6 सिर्फ सी में है। तब आप देखिए, अब ए के एलिमेंट क्या है? 1 2 3। देखिए ए के अंदर 1 2 3 आ रहा है, बी के अंदर 2 3 4 आ रहा है, देखिए बी के अंदर 2 3 4 5 भी आ रहा है, और सी के अंदर 3 4 5 6 आ रहा है, देखिए सी के अंदर 3 4 5 6, और तीनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? तो 3 कॉमन है, तो 3 जो है तीनों सर्किल में कॉमन है। अब यही जो है एरिया, जो इसको शेडेड कर देंगे, यही इसका यूनियन हो जाएगा। तो देखिए आप, देख रहे हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू शेडेड पोर्शन, यानी छायांकित भाग, छायांकित भाग। तो इस तरह से आपने वेन डायग्राम द्वारा, यानी वेन आरेख द्वारा भी यूनियन को आपने सीख लिया। अब इसके बाद आते हैं हम कि सम्मिलन की कुछ प्रॉपर्टीज क्या, इसके गुण क्या है, वो चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसका उपयोग जो है जेई में, एनडीए में और तमाम कंपटीशंस में इसकी बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, यानी संघ के गुण, संघ या सम्मिलन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट। तो इसमें मुख्य रूप से 4 प्रॉपर्टीज इसकी हैं। नंबर एक क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। दूसरा है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। और चौथा बट लास्ट ये है तत्समक नियम, तत्समक नियम, और इसको कहते हैं आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, ये 2 तरह का होता है। तत्समक नियम 2 तरह का होता है। नंबर 1 है लॉ ऑफ पाई, लॉ ऑफ पाई, यानी पाई का नियम,
फाई का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू मीन्स यूनियन वाला, यानी यू का नियम, यू का नियम। अब आइए इसको चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। इसको मिटा दे रहा हूं। तो पहले देखते हैं क्रम बिगिनिंग में कम्यूटेटिव लॉ। अब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यानी जूनियर क्लास से ही इस चीज को पढ़ते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या होता है, साचर नियम क्या। दो चीजें तो बहुत पॉपुलर, आपने 6 में पढ़ा, 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9 पढ़ा, 10 पढ़ा और फिर 11 पढ़ रहा हूँ। वहां पर आपने संख्याओं पर पढ़ा था इस नियम को, कि जैसे आपने पढ़ा था कि 2 + 3 = 3 + 2। इसी को कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। आपने अभी पढ़ा था 2 × 3 = 3 × 2 के। इसे कहते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। ऐसे ही यानी योग का क्रम विनिमय किस पर है, वो संख्याओं पर लागू हो रहा है। कौन सी संख्याओं पर, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर पर। हर नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए अलग होता है, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए, रियल नंबर के लिए, सब के लिए अलग होता है। कम्यूटेटिव लॉ होता है क्रम विनिमय नियम। यहाँ मैंने जो है सिंपली नेचुरल नंबर के लिए एग्जांपल दिया आपको। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनियन की। तो यूनियन ऑफ सेट्स जो होते हैं, सेट पर जो यूनियन होता है, यूनियन जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे, आप देखते हैं एग्जांपल। हम पहला इसी को एग्जांपल समझा रहे हैं। पहले का एग्जांपल दे रहा है। कोई सेट आप ले लीजिए, A = 1 2 3 और B = दूसरा सेट ले लिया आपने, B = 3 4 5 ले लिया। आप इसका यूनियन निकाल लो। तो A यूनियन B = क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। आप B यूनियन निकाल लो। B यूनियन है, तो यूनियन की जो डिफिनेशन बताई गई यही तो, कि जो दोनों के एलिमेंट लिख लिए जाएंगे, बस शर्त यह है कि कॉमन वाले एलिमेंट एक बार लिखे जाएंगे। तो जो एलिमेंट ए में है वही बी में, या कहो कि जो बी में है वही ए में है, तो बी के एलिमेंट लिख लेंगे, फिर ए के एलिमेंट लिखेंगे, बस शर्त है कॉमन वाला। तो बी यूनियन बी = क्या हो जाएगा, वही चीज तो आएगी, 1 2 3 4 5। तो जैसे यहाँ पर 2 + 3 = 3 + 2 = 5 था, ऐसे यहाँ पर भी आ रहा है A यूनियन B = B यूनियन। तो यहाँ पर क्लियर है, A यूनियन B = B यूनियन। तो हम कहेंगे कि यूनियन यानी संघ कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, या कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम यूनियन पर लागू होता है। इस चीज को इसी भाषा में लिखेंगे। ये तो हो गया क्रम विनिमय का नियम का एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको साचर नियम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ जो होता है वो 3 सेट इसीलिए आते हैं, 3 सेट लिए जाते हैं। हम ले लेना एग्जाम्पल, A = 1 2 3, B = 3 4 5 और C = 5 6। तो ये कह रहे हैं कि 3 सेट हैं, तो A यूनियन B पहले निकाल लो, तब उसके बाद C के साथ यूनियन निकालो। तो A यूनियन B जब लेंगे हम, तो 1 2 3 और 3 4 5 है, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। फिर यूनियन C के साथ, C क्या है, 5 6 है। अब इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ गया। तो पहले हमने क्या किया था, ए और बी को साथ में लिया था, क्योंकि तीनों को तो एक साथ ले नहीं सकते, दो को लेकर सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे,
बी और सी को लेकर सॉल्व करेंगे, यानी बी और सी का यूनियन निकालेंगे। आइए देखते हैं, ए यूनियन ब्रैकेट लगाएंगे, बी यूनियन सी लिखेंगे। तो ए यूनियन, ए वाला एलिमेंट लिख लेंगे, क्या एलिमेंट है, 1 2 3 लिख लिया। फिर यूनियन, अब बी यूनियन सी निकालेंगे। आप देखिए बी में 3 4 5 है, इसमें 5 6 है, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6 हो गया। अब इस सेट का और इस सेट का यूनियन निकालेंगे, 1 2 3 है, 3 4 5 6 है, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी आया है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन, देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसी चीज को हम कहेंगे कि यूनियन जो होता है, सम्मिलन जो होता है, संघ जो होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। या हम कहेंगे समुच्चयों पर यूनियन, समुच्चयों के यूनियन पर कम्यूटेटिव लॉ यानी सहचर नियम लागू होता है। बात समझ में आ गई? ऐसे आप तमाम एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से आप करके देख सकते हो। तीसरा है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पो। तीसरा है वर्गसम नियम। वर्गसम नियम में क्या होता है, एक ही सेट का उसी सेट से यूनियन निकाला जाता है। उस सेट से यूनियन निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 3। अगर ए का ए से यूनियन निकाला जाए तो ए यूनियन ए इक्वल टू ए ही आएगा। इसी को क्या कहते हैं, ये हर सेट के लिए कोई भी सेट लोगे और उसी सेट से यूनियन निकालोगे तो वही सेट ही मिलेगा। तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ या वर्गसम नियम कहते हैं। तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, क्रम विनिमय नियम के लिए क्या हो गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये जुबान में आपको याद रखना। एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या हो गया, इसके 3 सेट होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, चाहे जिसको पहले ब्रैकेट में लगा चाहे इसको लगा दो, इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। आइडेम्पोटेंट लॉ के लिए क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए इक्वल टू ए हो गया। अब उसके बाद आते हैं लास्ट में तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। इसको भी आप पढ़ चुके हो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, यानी क्लास 6 से पढ़ चुके हो। आइडेंटिटी यानी जिससे कोई प्रभाव किसी ऑपरेशन पर ना पड़े। आप जानते हो अगर किसी संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे 2 + 0 = 2, 3 + 0 = 3 के, तो 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हमने जोड़ा है तो एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे 2 + 0 = 2 आ गया, तो 2 को हम क्या कहेंगे, योगात्मक तत्समक कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। ऐसे ही अगर 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 × 1 = 2 आ गया, तो इस 1 को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक कहेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया 1 क्या हो गया, गुणात्मक तत्समक, और ये क्या हो गया, योगात्मक तो तत्समक 2 तरह के होते हैं, योगात्मक तत्समक, गुणात्मक। ये आप जूनियर क्लास में, हाई स्कूल में बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही यूनियन में भी होता है, तो इसलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है, लॉ ऑफ फाई, फाई का नियम, और लॉ ऑफ यू,
यू का नियम, यू फॉर यूनियन। जैसे कोई सेट ए है, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए ही होगा। इसी को कहते हैं पाई रूल भी कहते हैं, लॉ ऑफ पाई भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर 2 आ जा रहा है, उसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसको हम कहते हैं योगात्मक दशमक। और गुणा करने पर 1 से, तो उसको गुणात्मक दशमक कहते हैं। ऐसे ही किसी सेट के साथ, किसी सेट का फाई के साथ यूनियन निकाला जाए तो वही सेट आएगा, इसलिए हम फाई को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी लॉ कहेंगे। ठीक, ऐसे ही किसी सेट में, जैसे कोई सेट ए है और उसका जो है यूनियन निकाला जाए यू के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही होगा। ये दोनों रूल क्या कहलाते हैं, तत्समक नियम यानी आइडेंटिटी लॉ कहलाते हैं। तो 4 चीजें हुई। पहला है ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन में, जिसको हम क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसे हम साहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तीसरा आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। और चौथा है तत्समक नियम, आइडेंटिटी लॉ। इसमें 2 है, एक है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए और दूसरा है ए यूनियन यू इक्वल टू यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यूनियन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। और अब मैं अगले लेक्चर में आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट बताऊंगा, यानी प्रतिच्छेद या सार्वनिष्ठ समुच्चयों का जो है, इस पर हम जो है डिस्कस करेंगे। क्लियर।